तो ऐसा लगता है आंखों में आ गया। आंखों के सामने देखिए। देवियों और सज्जनों, ध्यान से सुनिए और बताइए, क्या कभी सोचा है कि आप किस चीज से बने हैं? हाँ, बिल्कुल सोचा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ कहां से आया? हाँ जरूर, मैंने सोचा था। क्या आप जानते हैं कि हम सभी तारों की धूल से बने हैं? तो आइए मैं दिखाता हूं कि आप ब्रह्मांड के इतिहास से कैसे जुड़े हैं और आप सभी को अंतरिक्ष और समय की यात्रा पर लिए चलता हूं। समय के रथ पे सवार। आ गए सारे लोग, देवी और सज्जनों और बच्चों। हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि सब कुछ कहां से आया। हम समय में पीछे जा रहे हैं। पृथ्वी के बनने से पहले, तारों के पहली बार चमकने से पहले, समय की बिल्कुल शुरुआत में। सावधानी से बैठे, कमर कसके। हम अपने ब्रह्मांड के प्रारंभ से 13.8 अरब वर्ष पीछे चले गए हैं। समय के पहले क्षण में ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म है और एक अति गर्म एकल बिंदु में ऊर्जा से भरा हुआ है। अचानक ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इस क्षण को हम बिग बैंग कहते हैं। एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के भीतर ब्रह्मांड उप परमाणु कणों के घने समूह में बदल जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड अब 3 मिनट पुराना है और ऊर्जा संघनित हो रही है, जिससे हमारे आधुनिक ब्रह्मांड के निर्माण खंड बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ब्रह्मांड अब 380,000 साल का हो गया है। इलेक्ट्रॉन कहे जाने वाले कण धीमे हो गए हैं और प्रोटॉन की ओर आकर्षित होने लगे हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है और हर प्रोटॉन में एक जैसा धनात्मक आवेश होता है। उनके विपरीत आवेश एक दूसरे को अच्छे से संतुलित करते हैं और वे ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जोड़ी बन जाते हैं। पहला परमाणु हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ों द्वारा भी पकड़ा जाता है और इससे पूरा होता है दूसरा सबसे सरल परमाणु हीलियम। ब्रह्मांड अब 50 करोड़ साल पुराना है और गर्म ऊर्जा का समूह शांत होकर ठंडे काले बादल में बदल गया है। ब्रह्मांड में परमाणु ज्यादातर हाइड्रोजन की एक धुंध भर गई है। कोई आकाश गंगा नहीं, कोई तारा नहीं, ग्रह नहीं, कुछ है तो बस अंतरिक्ष में तैरते परमाणु। और गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य अपरिहार्य प्रभावों के कारण हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति है जो द्रव्यमान वाली किसी भी वस्तु को हर दिशा में खींचती है। परमाणु वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन प्रत्येक का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु का गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे बिना दिखे ब्रह्मांड में दूसरे परमाणु को खींच रहा है। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर यह गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बादलों को आकार देता है।
अंदर गहरे चमकीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये नई रोशनी अति विशाल शुरुआती सितारों के जन्म का संकेत है। प्रत्येक तारा अपनी जिंदगी ठंडी घूमती हाइड्रोजन की एक विशाल गेंद के रूप में शुरू करता है। जैसे ही घूमते बादल का गुरुत्वाकर्षण चारों ओर को खींचता है, गेंद बढ़ने लगती है और बढ़ती जाती है। इस वृद्धि के साथ गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता है और उतना ही अधिक अपनी ओर खींचता है। कोर में परमाणु अधिक से अधिक दबते जाते हैं, जिससे उनका तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। गर्मी और दबाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। जैसे ही ऊर्जा इसकी सतह से बाहर निकलती है, तारा चमकने लगता है। तारे विशाल थे, सूर्य जैसे आधुनिक तारों से कहीं अधिक विशाल। ये इतना विशाल है कि हमारे पूरे सौर मंडल को निगल सकता है। अगर तारे को आधा काटा जाए तो आप चमकते कोर के चारों ओर 10 हाइड्रोजन प्लाज्मा की बाहरी परतों को घूमते हुए देखेंगे। कोर वो स्थान है जहां परमाणु संलयन प्रतिक्रिया द्वारा लगभग सारी गर्मी उत्पन्न की जाती है। परमाणु संलयन से तारा सिर्फ चमकता नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ नया बनता भी है। देवियों और सज्जनों, आपके मनोरंजन के लिए क्या मैं परमाणु संलयन के चमत्कारों और रहस्यों को दिखाने वाला एक अजीबोगरीब नजारा प्रस्तुत कर सकता हूं। कल्पना कीजिए हम तारों के बीच में हैं। ये एक हाइड्रोजन नाभिक से अलग हुए प्रोटॉन हैं और अब देखिए कि कैसे वे एक साथ मिलकर हीलियम नामक एक नया तत्व बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रोटॉन से शुरू होती है। वे सभी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका धनात्मक आवेश उन्हें अलग कर देता है। हालांकि कभी-कभी प्रोटॉन अपना आवेश खो देगा और न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए गर्मी और दबाव उन्हें निकटतम प्रोटॉन से जोड़ने के लिए मजबूर करता है। वे मिलकर एक नया न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसे ड्यूटेरॉन कहा जाता है। ड्यूटेरॉन कोर के चारों ओर घूमता है, लेकिन जल्द ही वो किसी मुक्त प्रोटॉन से टकरा जाता है। फिर न्यूक्लियस में वृद्धि होती है। तब न्यूक्लियस कोर में इधर-उधर घूमता रहता है जब तक कि वो दूसरे नाभिक से मिल नहीं जाता और दोनों आपस में पिस नहीं जाते। 2 प्रोटॉन उड़कर वापस कोर में चले जाते हैं, लेकिन जो नाभिक अब बचा है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। इस तत्व यानी एलिमेंट का नाम हीलियम है। हाइड्रोजन प्रोटॉन के संलयन की यह प्रक्रिया प्रत्येक सेकंड अरबों खरबों बार हो रही है। धीरे धीरे हीलियम कोर को भर देता है। आपको लग रहा होगा कि एक बार कोर ने सभी हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया तो वो काम करना बंद कर देगा, लेकिन तत्वों का बनना तो अभी शुरू हुआ है। हाइड्रोजन के उपयोग के साथ साथ कोर सघन और गर्म होता जाता है और हीलियम नाभिक का दूसरे भारी तत्वों में संलयन हो पाता है और बेरिलियम बनता है। घनत्व और तापमान फिर से बढ़ता है और बेरिलियम हीलियम के साथ संलयन शुरू कर देता है। कार्बन बनता है। कार्बन के संलयन से कोर का तापमान पुनः बढ़ता है। इस दबाव में नए तत्व एक दूसरे के साथ और हाइड्रोजन के साथ संलयन करना शुरू कर देते हैं।
आज हम जिन तत्वों को जानते हैं उनमें से कई तत्व तारे के मूल में बनते हैं। अंत में जाकर जो तत्व बनता है उसे हम लोहा कहते हैं, लेकिन लोहे का केंद्रक इतना स्थिर होता है कि उसका संलयन नहीं हो पाता और इसलिए कोर में तापमान नहीं बढ़ता है। अचानक तारे के अंदर से उसे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और तारे का कोर ढह जाता है। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण हर परमाणु को इतनी ताकत से पटकता है कि तारा खुद ही बिखरकर एक सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा तत्व निर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरा करते हैं। इन विशाल विस्फोटों के भीतर जिंक, प्लैटिनम और सोना जैसे भारी और दुर्लभ तत्व बनते हैं। अरबों वर्षों में विस्फोटित तारों का मलबा धीरे धीरे विशाल बादलों में एकत्रित हो जाता है। अभी भी ज्यादातर हाइड्रोजन है, लेकिन अब भारी परमाणुओं के मिश्रण से भर चुका है। इन विशाल बादलों को हम नेबुलाई अथवा निहारिका कहते हैं। ये इतना विशाल है कि इसमें हमारा सौरमंडल लाखों करोड़ों बार समा सकता है। इन स्तंभों के अंदर गहराई में परमाणुओं के साथ कुछ हो रहा है। वे एक दूसरे तक पहुंचना और अणु बनाना शुरू कर रहे हैं। सुनिए, मेरा एक सवाल है। पूछो बेहिचक। अणु क्या होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। आइए ध्यान से देखें। ये निहारिका में पाए जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स यानी अणु हैं। अणु अणु एक साथ जुड़े हुए परमाणुओं का एक समूह है, मानो एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा हो। आपके शरीर में है ये अणु और इस निहारिका में पाया जाता है ये पानी है। पानी का अणु एक ऑक्सीजन परमाणु के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ने से बनता है। आपको तो पता होगा इसका रासायनिक नाम H2O है। निहारिका में एक अन्य सामान्य अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। आपका शरीर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और आप इसे सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। आप सब भी इस अणु का निर्माण करते हैं, बस इसे बाहर नहीं छोड़ते। क्या आपको पता है इसे क्या कहा जाता है? नहीं। कोई और बताए? बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा मतलब था मीथेन। हाँ, आपने तो मीथेन बना ठीक दिया। है, अब सुनो आगे। जहां तक शरीर में परमाणुओं की बात होती है, कार्बन परमाणु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कार्बन एक साथ 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ बन सकता है, जिससे सच में दिलचस्प अणुओं का निर्माण संभव हो जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे परमाणुओं के साथ जुड़कर कार्बन आसानी से कुछ जाने पहचाने अणु बनाता है, जैसे कि चीनी का अणु। ये वसा यानी फैट में उपस्थित है और प्रोटीन अणुओं का एक जरूरी हिस्सा है। दुर्भाग्य से ये अणु काफी नाजुक होते हैं और अंतरिक्ष का विकिरण आसानी से उनके बंधन को तोड़ देता है। इसलिए हमें एक ऐसी बड़ी और सुरक्षित जगह चाहिए जहां ढेर सारे अणु एकत्रित किए जा सके, जैसे कि कोई ग्रह। गैसों, अणु, धातुओं और धूल की ये विशाल डिस्क ही हमारा सौरमंडल है, जिसके केंद्र में है एक नया सूर्य। इन मंडराते बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण इन अणुओं को चक्कर खाते बड़े द्रव्यमान में खींच रहा है, जो ग्रह बन जाएंगे।
वर्ष पुरानी है। 10 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से बची हुई धूल और जमी हुई गैसों के ब्लॉक इस ग्रह पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। प्रत्येक आघात से सतह पिघलती है और वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया के अणुओं से भर जाता है। लेकिन अंततः प्रभाव कम होता है और सतह ठंडी होने लगती है। वायुमंडल में भाप तरल में बदल जाती है और बारिश होने लगती है। वर्षा हजारों वर्षों तक होती है। पूरी धरती में पानी भर जाता है। इस महासागर के नीचे परमाणुओं और अणुओं की यात्रा का एक नया चरण शुरू होता है। पृथ्वी के सतह की पिघली हुई चट्टान से गर्म हुआ पानी इनमें बने छिद्रों के माध्यम से फूटता है और जिसमें अणु घुल जाते हैं। जैसे ही ये समुद्र के ठंडे पानी से मिलता है, ये खनिज मीनारों के रूप में जमा हो जाते हैं। जैसे ही आणविक मिश्रण खनिज समृद्ध कक्षों से गुजरता है, वो अणु बनाना शुरू करता है, जिन्हें हम जीवन के निर्माण खंड कहते हैं। शायद ये इस तरह की एक दरार के अंदर था। सैकड़ों लाखों वर्षों की आकस्मिक अंतःक्रिया के बाद अणुओं ने कोशिकाओं के आकार में पहला जीवन बनाया। समुद्र के नीचे इन प्रारंभिक कोशिकाओं ने ऊर्जा और विकास के लिए पर्यावरण से अणुओं और परमाणुओं का उपयोग किया। जल्द ही उन्होंने स्वयं की प्रतियां बनानी शुरू कर दी। अचानक सैकड़ों, हजारों, लाखों, खरबों कोशिकाएं पूरे महासागर में फैल गई। 1 अरब वर्षों के आश्चर्यजनक उत्परिवर्तन के चलते एक अद्भुत प्रगति हुई। कुछ कोशिकाओं ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को चीनी में बदलने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस महाशक्ति प्रकाश संश्लेषण के कारण कोशिकाएं कहीं अधिक तेजी से बढ़ी, लेकिन सामने एक बुरा आश्चर्य था। इन नई सुपर कोशिकाओं से निकला ऑक्सीजन और वायुमंडल में निर्मित होते होते इसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन ने बड़ी संख्या में कोशिकाओं को विषाक्त किया और हुई सामूहिक विलुप्ति। लेकिन कुछ कोशिकाएं बच गईं। जब उनकी प्रतियां बनी, उन्होंने दुनिया को इस नई गैस को सहन करने, यहां तक कि उपयोग करने में सक्षम कोशिकाओं से भर दिया और जीवन आगे बढ़ता गया। कुछ कोशिकाओं ने एक साथ कार्य करके समूह बनाए, जब तक कि वे पहले बहुकोशिका वाले जीव नहीं बन गए। कई पीढ़ियों के दौरान उनके रूप धीरे धीरे बदलते गए। कुछ मौलिक सूक्ष्म अणु सरल कृमियों में विकसित हो गए थे। जल्द ही उन कृमियों का विकास हुआ और आदिम मछलियां बनी। रक्त कोशिकाओं में लोहे का उपयोग करते हुए इन्होंने ऑक्सीजन और कैल्शियम ग्रहण किया और बनी हड्डियां। मछलियां विकसित होती रही और महासागरों में राज करती रही। समय के साथ अणु और परमाणु एक जीवित वस्तु से दूसरे जीवित वस्तु में जाते हैं और फिर से नए और संशोधित होते रहते हैं। पानी के ऊपर, जमीन पर पौधों और विशाल कीड़ों ने कब्जा कर लिया। जल्द ही उनके पीछे मछलियां आ गईं, जो समुद्र से बाहर रेंगने और ऑक्सीजन युक्त हवा में सांस लेने की क्षमता से भरपूर थी। सांस में ऑक्सीजन लेने वाले जीव सरीसृप बने, जो डायनासोर कहलाए। 10 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। ये अणुओं के महाराजा थे। और फिर एक विशाल धक्के ने पर्यावरण को इतनी तेजी से बदला कि जीवन के कई रूप जीवित न रह पाए। डायनासोर का युग समाप्त हो गया, लेकिन कुछ प्रजातियां जीवित रही। डायनासोर के खत्म होने के बाद
परमाणुओं के बेहतर संयोजक स्तनधारी उनकी जगह लेने के लिए आ गए। प्रकृति के नियमों के अनुकूल बनते हुए उन्होंने नई जीवन शैली अपनाई। जैसे जैसे प्रजातियां खत्म हुई और नई प्रजातियां पनपी, इस वंश वृक्ष ने पीढ़ियों का रूप निर्धारित किया। फिर लाखों साल बाद वंश वृक्ष की एक दूर की शाखा पर नए स्तनधारी बंदर पनपे। कई कई पीढ़ियों के बाद इस शाखा की एक टहनी पर कुछ बहुत ही अजीब बंदर आ गए। ये बंदर अजीब थे क्योंकि उनके परमाणुओं ने मस्तिष्क का निर्माण किया था, जो केवल पेट की भूख के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि ये भी सोचते थे कि हम किस चीज से बने हैं और ये भी कि ये सब कहां से आया। वे तब से जवाब की तलाश में हैं। हमने पाया है कि हम परमाणुओं से बने हैं और ये परमाणु उतने ही पुराने हैं जितनी इस ब्रह्मांड की यात्रा। आपका हिस्सा बनने से पहले वे जानवरों, पौधों और हवा में थे। वे कभी डायनासोर में थे, कभी आदिम मछली में। उन्हीं से सबसे पहली कोशिकाएं बनी। कोशिकाएं उन अणुओं से बनती हैं जिनमें परमाणु होते हैं, जो सबसे पहले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के रूप में पृथ्वी पर आए थे। जटिल परमाणुओं से भरे विशाल निहारिकाओं के बादलों के भीतर जन्मे, विस्फोट होते तारों से निकले वे परमाणु, जो तारों के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े हुए थे। तारे जो हाइड्रोजन के विशाल बादलों से बने थे, वही हाइड्रोजन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की पहली कड़ी थी। लेकिन कहानी तब शुरू हुई थी जब ब्रह्मांड की एक छोटी सी बिंदु से विस्तार हुआ और ऊर्जा मिलकर पदार्थ का निर्माण करने लगी। तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के अद्भुत प्रदर्शनी के लिए। चले थे सफर पर, ये जानने कि हम किस चीज से बने हैं और ये सब कहां से आया। हमने देखा है कि कैसे हमारे शरीर के परमाणुओं में ब्रह्मांड का इतिहास छिपा है। हमारे रक्त में लौह कण और हमारी हड्डियों में कैल्शियम से लेकर सांस लेने वाली ऑक्सीजन, यानी सारे के सारे परमाणु दूर के एक प्रकाश बिंदु से आए थे। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें कि आपके परमाणुओं का सफर कहां हुआ था। हम सभी सितारों से बने हैं। देख लेना।